हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेंडिंग एग्जाम। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग जो है हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं जो कि है प्लानिंग यानी आयोजन। और आज इसका हम लोग करने वाले हैं पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। उसके अंदर हमने नोट्स डिस्कस किए थे और नोट्स के साथ साथ 25 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज उसके आगे करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। कहता है कि भारत में इनमें से कौन योजना आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है। यानी इन चारों में से कौन है जो अब तक जिन्होंने अभी तक योजना आयोग के अध्यक्ष नहीं बने हैं। तो ये जो है इसके मनमोहन सिंह की बात होती है, प्रणब मुखर्जी, पी चिदम्बरम या फिर मॉन्टेक एस आलूवालिया 2003 का है। तो ऑफकोर्स ये तो लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से प्लानिंग कमीशन आई, उसमें कौन कौन से अध्यक्ष रहे, जो भी आए हमारे। तो जो उपाध्यक्ष हमारे अभी तक नहीं रहे हैं वो है पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम अभी तक हमारे उपाध्यक्ष नहीं रहते, तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। पी चिदम्बरम योजना आयोग के उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह 15 जनवरी 1985 से 31 अक्टूबर 1987 तक, प्रणब मुखर्जी 24 जून 1991 से 15 मई 1996 तक, तथा मॉन्टेक सिंह अहलूवालिया जो है वो 6 जुलाई 2004 से 26 मई 2014 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो क्वेश्चन नंबर 27 ये कहता है कि निम्न में से भारत के योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो इनमें से कौन है जो भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष है। प्रोफेसर ए एम खुसरो, एन के पी सालवे, एम एस आलूवालिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आलूवालिया जी तो हमारे उपाध्यक्ष रहे हैं 10 साल तक, 6 जुलाई 26 मई तक। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि वैसे भी योजना आयोग का हमसे क्या पूछा है, अध्यक्ष। और अध्यक्ष योजना आयोग की यानी प्लानिंग कमीशन की बात करूं, या मैं नीति आयोग की बात करूं, या फिर मैं किसकी बात करूं, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की, तीनों के अध्यक्ष तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ही होते हैं। तो इसीलिए अध्यक्ष तीनों में से कोई भी हमारा यहाँ पे हो गया। भारत में योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में योजना आयोग को समाप्त कर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया है। योजना आयोग की तरह नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है, जबकि उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार है, क्योंकि वो अभी फिक्स है, तो वो राजीव कुमार है उपाध्यक्ष। देन बोला हुआ है योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। अभी हमने पढ़ा है कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो क्या इसके लिए मुझे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। भारतीय प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष कौन होता है, भारत के प्रधानमंत्री। 2013 का क्वेश्चन है, बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन से भारत में योजना से संबंध है, यानी इनमें से किसका जो संबंध है वो योजना से है। वित्त आयोग का बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद, भैया यही तो अंतिम रूप से अनुमोदित करता है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, लास्ट क्लास में पढ़ा था। संघीय विकास ग्रामीण विकास मंत्रालय नहीं। संघीय शहरी ग्रामीण ना, बिल्कुल नहीं। संसद, हाँ बिल्कुल। जब एनडीसी जो है वो क्लियर कर देती है तो उसके बाद ही तो संसद के पास जाता है, फिर संसद क्लियर करती है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है सिग्नेचर होने के लिए। तो यस, ये दोनों तो संबंधित है योजना से। तो हमारा 2 और 5 करेक्ट है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, 2 और 5 यानी सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्या बोला हुआ है कि भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रारूप योजना आयोग द्वारा तैयार कर केंद्रीय मंत्रिमंडल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। यानी सबसे पहले आपने क्या किया, आपने एक प्लान बना लिया। उस प्लान को आपने क्या लगा, सेंट्रल मिनिस्ट्री के आगे, सेंट्रल काउंसिल के आगे, मिनिस्ट्री के आगे रखा। ठीक है, मंत्रिमंडल के सामने प्रस्तुत किया। मंत्रिमंडल ने जब वो मंजूरी दे दी, मंत्रिमंडल ने इसे पास कर दिया। अब ये चला गया एनडीसी के पास। किसके पास, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी के पास। और जब एनडीसी ने इसे क्लियर कर दिया तब ये जाएगा पार्लियामेंट में यानी कि संसद में। अंत में संसद में अनुमति मिलने के बाद इसे आधिकारिक योजना के रूप में भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है। तो ये इसका एक पूरा का पूरा मेथड होता है। क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। यानी हमसे पूछा कि हमारे देश में जो अभी तक हमने पढ़ा था नोट्स के अंदर कि 12 पंचवर्षीय योजनाएं जो है कंप्लीट हुई है, और लास्ट वाली जो है वो 2017 में कंप्लीट हुई है, ये हमें अच्छे से याद है।
तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो सबसे बड़ी बात है, हमें पता है कि 2017 में एंड हुई है, तो एक ही बचता है, ये बी करेक्ट ऑप्शन, कि 2012 से 2017। ये तो वैसे भी आपको पूरी लिस्ट याद करनी है, मैंने आपको बोला हुआ है कि भाई कौन कौन से नंबर पे कौन कौन सी योजना आई, उसका टाइम पीरियड क्या था, क्या उसके बीच में कोई ब्रेक भी लगा था, अच्छा कौन से प्लान का क्या थीम था, उसके हेड कौन थे, ये सारी चीज, उनका मॉडल कौन सा था, ये पूरा आपको याद करना तो पड़ेगा ही। चलिए, तीव्र धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास यानी बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्य के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 17 है। 2012 से 17 इस योजना में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 8% प्रतिशत, कृषि में 4% तथा विनिर्माण क्षेत्र में 10% वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था। वित्तीय वर्ष 2016-17 12वीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष था। ठीक है, इसके साथ ही पंचवर्षीय योजना का युग समाप्त हो गया, यानी 12 के बाद कोई 13वीं पंचवर्षीय योजना नहीं आई है। इसके स्थान पर नीति आयोग ने 15 वर्षीय दृष्टिकोण पत्र तैयार किया है, यानी 15 साल का एक पूरा अप्रोच लेटर कह सकते हो, दृष्टिकोण को तो अप्रोच ही कहते हैं ना, अप्रोच लेटर पूरा का पूरा तैयार किया है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया है? इंडिया विजन 2020 ये जो बुक है, ये किसके द्वारा या किस कमेटी के द्वारा की गई है? डॉक्टर एस पी गुप्ता समिति, पंत समिति, मल्होत्रा समिति या नरसिम्हा समिति? 2017 का क्वेश्चन है, तो इंडिया विजन 2020 जो है एस पी गुप्ता समिति के द्वारा बनाई गई है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, योजना आयोग ने जून 2000 में इंडिया विजन 2020 पर एक समिति गठित की थी, इसके अध्यक्ष योजना आयोग के सदस्य डॉक्टर एस पी गुप्ता थे। देन हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। भारत में निम्नलिखित में से पंचवर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था, यानी कि सबके लिए वृद्धि था? एक हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ थी, सस्टेनेबल ग्रोथ थी, ये किसके अंदर थी? तो सस्टेनेबल ग्रोथ जो थी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो थी, संपोषणीय वृद्धि, ये थी 12वीं की, 12वीं पंचवर्षीय योजना की। मैंने कहा ना आपको लिस्ट याद करनी पड़ेगी। तीव्रतर धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास यानी फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ शीर्षक के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 17 का था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख निर्धारित लक्ष्य इस प्रकार थे। पहली बात, सकल घरेलू उत्पाद को 8% तक बढ़ाना, कृषि को 4% तक, विनिर्माण को 10% तक। प्रत्येक राज्य द्वारा 11वीं योजना के तुलना में 12वीं योजना में अधिकांशतः उच्चतर औसत समृद्धि, यानी 11वीं से ज्यादा बेटर 12वीं में परफॉर्म करे। 11वीं पंचवर्षीय योजना का काल 2007 से 2012 था, जिसका प्रमुख शीर्षक तीव्रतर आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास था। ठीक है, आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास, यह धारणीय विकास है। ये देखो, ये धारणीय है, इसके अंदर सस्टेनेबल वर्ड है, इसके अंदर धारणीय नहीं था, इसके अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड समावेशी यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आता है 33 पर। 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा बिंदु नहीं है, यानी इनमें से कौन सा पॉइंट 12वीं पंचवर्षीय योजना के पॉइंट में नहीं आता है? 8% वास्तविक जीडीपी विकास दर, ये तो है क्योंकि हमें नहीं है, पता करना है। 4% कृषि विकास दर बिल्कुल है। प्रति व्यक्ति उपभोक्ता निर्धनता 10% को कम करना, ये भी है। ये तीनों पॉइंट तो है, तो ये उपरोक्त सभी तो कोई आंसर हो ही नहीं सकता। हमसे पूछा कौन सा नहीं है, तो कोई सा भी आंसर सही नहीं हो सकता, ये तो गलत है सारे आंसर। तो 2017 का ये क्वेश्चन है, हमसे पूछा कौन सा नहीं, अगर बोलता कौन सा है तो तीनों थे उपरोक्त सही करेक्ट हो जाता, पर हमसे पूछा कौन सा नहीं है, तो इनमें से कोई सा भी करेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये तीनों तो उद्देश्य थे। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 का उपशीर्षक तीव्र धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास। इस योजना में 25 मुख्य लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिनमें से कुछ निम्नलिखित है। पहली बात, जीडीपी को 8% करना, कृषि को 4% करना, विनिर्माण को 10% करना, प्रति व्यक्ति उपभोग गरीबी को 10% की कमी लाना। योजना के दौरान गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए कार्य अवसरों का सृजन करना। अतः 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में सभी विकल्प सत्य है, परंतु प्रश्न के संदर्भ में कोई भी विकल्प सत्य नहीं है। यानी अगर 12वीं की बात करते तो उसमें सारे सही हैं, पर आंसर तो हो ही नहीं सकता ना कोई सभी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, नियोजन पूर्वापेक्षित समझा गया, यानी नियोजन क्यों इंपॉर्टेंट समझा गया, क्यों सबसे पहले समझा गया कि नियोजन जरूरी है? संतुलित
सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, बिल्कुल सामाजिक आर्थिक विकास के लिए तो होता ही है नियोजन। विकास के लाभ समरूप को विस्तृत करने के लिए, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी बिल्कुल सही है। आंचलिक विषमताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को अधिकतम बनाने के लिए, बिल्कुल सही है। प्लानिंग के अंदर ये चारों ही पॉइंट आते हैं, तो चारों हमारे किस में सही है, डी में, तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। किसी राष्ट्र में नियोजन निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनाया जाता है। पहला, संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, बिल्कुल सही पॉइंट, जो हमारा पहला पॉइंट था। सेकंड, विकास के लाभ समरूप में विस्तृत करने के लिए, यानी लाभ को बढ़ाने के लिए, बिल्कुल सही है। आंचलिक विषमताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, और उपलब्ध संसाधनों का उपयोग को अधिकतम करने के लिए। तो सारी ऑप्शन हमारे सही है, यानी कि डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 पे। नियोजन की निम्नलिखित आवश्यकताओं पर विचार कीजिए। नियोजन की निम्नलिखित आवश्यकताएं क्या है? पहली बात, संतुलित सामाजिक विकास के लिए जरूरी है, हाँ बिल्कुल जरूरी है। विकास के लाभ को सम आचरण द्वारा आगे बढ़ाने के लिए, बिल्कुल जरूरी है। क्षेत्रीय संतुलन के दूरीकरण के लिए, बिल्कुल जरूरी है। और उपलब्ध संसाधनों को अधिकतम करने के लिए, बिल्कुल जरूरी है। तो फिर से चारों करेक्ट है, यही 4 पॉइंट यहाँ पर दे रखे हैं, और ये बोला है कि क्या आवश्यकता है नियोजन में, इसकी नियोजन की आवश्यकता है इनके लिए, हाँ बिल्कुल जरूरी है। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा इसमें डी, क्योंकि 1 2 3 4 चारों सही है। 2016 का क्वेश्चन है। चले करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 36। बोला कि आदेशात्मक और निर्देशात्मक योजना में आधारभूत अंतर क्या है? तो देखो, आदेशात्मक क्या होता है, ये पूरी गवर्नमेंट ले लेती है, गवर्नमेंट के हाथ में आ जाता है पूरा का काम। निर्देशात्मक क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो सपोर्ट करती है। बाजार होता है, बाजार को सपोर्ट करती है, बाजार तंत्र को। मेन यही होता है कि आदेशात्मक गवर्नमेंट खुद कंट्रोल ले लेती है, निर्देशात्मक वो सपोर्ट करती है। तो जरा पढ़ते हैं। आदेशात्मक योजना में आदेष्टा सोपान बाजार तंत्र का स्थान पूरी तरह से ले लेता है, जबकि निर्देशात्मक योजना में उसे बाजार प्रणाली के कार्यकरण को सुधारने का केवल एक साधन माना जाता है। ओके। निर्देशात्मक योजना में किसी भी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की कोई आवश्यकता नहीं होती, ये बात गलत है। आदेशात्मक योजना में सभी आर्थिक क्रियाकलाप लोक क्षेत्रक के हाथ में होते हैं, जबकि निर्देशात्मक में वो निजी क्षेत्रक के हाथ में होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। निर्देशात्मक योजना के लक्ष्यों की सिद्धि सरलता से होती है, बिल्कुल नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। ए हमारा करेक्ट पॉइंट है, तो ए हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है। एक्सप्लेनेशन। आदेशात्मक योजना में सरकारी तंत्र अर्थव्यवस्था में विनियामक एवं मुख्य विकास एजेंट की भूमिका निभाता है। वहीं निर्देशात्मक योजना में सरकारी तंत्र अर्थव्यवस्था में सहयोगी की भूमिका निभाता है। भारत में वर्ष 1991 के पूर्व आदेशात्मक योजना लागू थी, जब सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में था, क्योंकि 1991 के बाद निर्देशात्मक आ गई, यानी बाजार अर्थव्यवस्था के साथ मिश्रित करके हमने काम चलाना चालू किया, तो उसके अंदर आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37। वर्तमान में भारत की योजनाओं में सार्वजनिक व्यय हेतु अधिकतम साधन कहां से जुटाए जाते हैं? यानी अगर सार्वजनिक व्यय के लिए खर्चा करना है तो सबसे ज्यादा कहां से पैसा आता है? वर्तमान प्राप्तियों से, विदेशों से, सार्वजनिक उद्योगों से, ऋण से, या घाटे से? 2013 का क्वेश्चन है। हमने एक चीज पढ़ी थी पिछले चैप्टर में कि सरकार का जो सबसे ज्यादा खर्चा होता है वो ब्याज पे होता है। तो ब्याज पर क्यों होगा? क्योंकि जब उसने ऋण ले रखा होगा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर। सार्वजनिक व्यय हेतु सबसे ज्यादा पैसा जो होता है हमारा कहां से आता है? ऋण से आता है। वर्तमान में भारत की योजनाओं में सार्वजनिक व्यय हेतु अधिकतम साधन ऋण से जुटाए जाते हैं। ऋणों के अंतर्गत बाजार ऋण, अल्पावधि ऋण, सहायता, विदेशी सहायता, लघु बचत एवं, ये एवं होना चाहिए, सॉरी, लघु बचत की एवज, एवज सही तो लिखा हुआ है, लघु बचत के बदले, एवज यानी बदले में जारी प्रतिभूतियां, राज्य भविष्य निधियां, पूंजीगत प्राप्तियों के उधार एवं अन्य देवताएं आते हैं। बजट अनुमान 2021-22 के में उधार और अन्य देवताओं का हिस्सा 36%, जबकि बजट अनुमान 2020-21 में ये 20% था। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि हमारे जो टोटल खर्चा उसमें ऋण का खर्च कितना ज्यादा है। हम लोग ऋण से बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। ठीक है। ओके। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 आता है, ये एक अलग कमेटी के बारे में है कि नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया, किसने किया? नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है उसका गठन किसने किया? तो इसके जो गठन करने वाले थे, डायरेक्ट क्वेश्चन है, नेशनल प्लानिंग कमेटी यानी कि एनपीसी, एक एनडीसी है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये एनपीसी है, नेशनल प्लानिंग कमेटी। इसके जो गठन किया था वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है। हालांकि इसके अध्यक्ष पहले जवाहरलाल नेहरू थे, पर इसका जो गठन किया था वो सुभाष चंद्र बोस ने। सी हमारा करेक्ट आंसर है।
वर्ष 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन सुभाष चंद्र बोस ने के निर्देशन पर किया गया। इस कमेटी की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, यानी हेड जवाहरलाल नेहरू थे, पर सुझाव किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 39, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था, यानी इनमें से किसने गांधीवादी योजना के बारे में बात की थी 1944 में? एनआर सरकार ने, कस्तूरी भाई लाल भाई सरकार ने, जयप्रकाश नारायण ने, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। 2015 का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का, डीप हिस्ट्री का क्वेश्चन है। गांधीवादी योजना के बारे में किसने कहा था 1944 में, भारत के आजाद होने से पहले ही? तो ये कहा था हमारे श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। वर्ष 1994 में प्रसिद्ध गांधीवादी अर्थशास्त्री श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा भारत के आर्थिक नियोजन हेतु एक योजना प्रस्तुत की गई, जिसे गांधीवादी योजना के नाम से जाना गया। इस योजना द्वारा स्वावलंबी गांवों के साथ साथ विकेंद्रीकृत आर्थिक संरचना की स्थापना की संकल्पना थी। यानी गांव को आप मदद मत करो, उन्हें खुद से उठने का मौका दो, उनके पास इतना अवेलेबल करवा दो कि वो खुद से ऊपर उठ सके, और अपनी पावर को एक जगह मत करो, विकेंद्रित करके रखो। ये बेसिकली इसका काम था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? यानी रोलिंग प्लान के बारे में किसने बात की थी? जी मिर्डल द्वारा, W.A. लेविस द्वारा, आर नर्कसे द्वारा, या फिर ए सैमुअल्सन द्वारा? तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। तो सीधी बात है, जैसे रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? तो यह जी मिर्डल। सीधा क्वेश्चन है, सीधा आंसर है, रोलिंग प्लान का सुझाव दिया था जी मिर्डल द्वारा। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव जी मिर्डल द्वारा दिया गया था। इस व्यवस्था में प्लान अनवरत चलता रहता है, यानी लगातार चलता रहता है। वर्ष 1918 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार ने भारत में इसे स्वीकार किया था, लेकिन ये ज्यादा चली नहीं। 2 साल के अंदर 1978 में इसे स्टार्ट किया गया, परंतु इस योजना के परिणाम सकारात्मक नहीं रहे। फलतः वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इसके स्थान पर पुनः पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकार कर लिया। ठीक है। तो 2 साल के लिए 1978 से लेकर के 1980 तक हमारे रोलिंग प्लान आए थे। ठीक है, 2 साल के लिए रोलिंग प्लान आए थे, लेकिन फिर 1980 में इंदिरा गांधी सरकार ने क्या किया, पंचवर्षीय योजनाओं पे ले आए। वो जब आप लिस्ट याद करोगे ना, तो उसके अंदर आपको आराम से पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई? तो अभी तो हमने पढ़ा है कि जनता पार्टी सरकार के द्वारा, तो सीधा ही आंसर है जनता सरकार के द्वारा। इंदिरा गांधी तो वापस से पंचवर्षीय योजना लेकर के आई थी। सीधा क्वेश्चन है, रोलिंग प्लान कौन लेकर के आया? 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार लेकर के आई। डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। और रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? जी मिर्डल ने। चल योजना के संदर्भ में वही रोलिंग प्लान की बात हो रही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक वर्ष के लिए योजना, ओके, बिल्कुल सही बात है, 1 वर्ष के लिए होती है। ये 3, 4, 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है। हाँ, होती है, 3, 4 या 5 वर्षों के लिए होती है। 1-1 साल की 4-5 योजनाएं हो सकती है। अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है, बिल्कुल सही है। 10, 15 और 20 वर्षों के लिए भावी योजना है, यानी कि अगर आप चाहो तो और भी कई सारी पंचवर्षीय योजनाओं में मिक्स करके चला सकते हो। हाँ, बिल्कुल बात सही है, ये करेक्ट है। ठीक है। तो गुन्नार मिडल, जी मिडल ने अपनी पुस्तक इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग इन ब्रॉडर सेटिंग में रोलिंग प्लान को विकासशील देशों के लिए अनुशासित किया था। रोलिंग प्लान के अनुसार प्रश्नागत सभी कथन सत्य है, यानी अगर रोलिंग प्लान की बात करो क्वालिटी की, तो उसमें चारों ही ऑप्शन करेक्ट है हमारे। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 43 पर। चल योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अच्छा ठीक है, चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है, करेक्ट बात है, अभी तो हमने पढ़ा था। एक योजना जो 3, 4, 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है, बिल्कुल सेम। यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है, ओके। और 10, 15, 20 वर्षों के लिए सिर्फ लैंग्वेज चेंज की है, यहाँ पर चालू वर्ष डाल दिया, बस लैंग्वेज चेंज की है। बाकी क्वेश्चन सेम है। ये 2011 में भी पूछा गया, सेम क्वेश्चन है, चारों ही करेक्ट है। डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, सेम क्वेश्चन है। ठीक है। तो चल योजना या रोलिंग प्लान एक दीर्घकालीन योजना होती है। इसमें 3 योजनाएं अल्पकालीन 1 वर्ष हेतु, मध्यकालीन 3, 4, 5 वर्ष हेतु और दीर्घकालीन 10, 15 और 20 वर्ष हेतु योजनाएं बनाई जाती है। रोलिंग प्लान के तहत योजना में आवश्यक संशोधन किया जाता है। इस प्रकार यह एक लचीली योजना है जो स्वयं को परिस्थितियों के अनुरूप समायोजित करते हुए आगे बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 44,
आर्थिक नियोजन एक विषय है, यानी आर्थिक नियोजन की अगर हम बात करते हैं तो जब हम नोट्स पढ़ रहे थे तो हमने बात की थी कि 7वीं अनुसूची के अंदर जो हमारी 20वीं थी उसके अंदर था ये, 7वीं अनुसूची के अंदर 20वां हिस्सा था इसका, ये था इसका करेक्ट, अगर हमने नोट्स के अंदर याद हो आपको पढ़ा है पार्ट 1 के अंदर समवर्ती सूची के अंदर, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर तो यहीं पे हो गया, समवर्ती सूची। राज्य सूची में नहीं आती है, संघ सूची में नहीं आती, किसी भी ऐसा नहीं है, समवर्ती सूची में आती है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 में आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या है, यानी कि भारत में टोटल क्या बोला गया, भारत में योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित यानी कुल कितने साल की हो सकती है, जो आगे बढ़ने वाली बात हो गई, या कितना ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो यह है हमारा 7, ठीक है, 7 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्या है इसके एक्सप्लेनेशन जरा पढ़ते हैं। जब 1991 में जब ये योजना प्रक्रिया प्रारंभ हुई से लेकर अब तक पंचवर्षीय योजनाओं में अनाच्छित कुल वर्षों की संख्या 7 है। वर्ष 1966 से 69 तक 3 वर्षों तक योजना अवकाश रहा था, यानी एक एक साल की 3 योजना आई थी, योजना अवकाश रहा था। 78-69 में अनवरत योजना लागू की गई, रोलिंग प्लान लागू किया गया। 79-80 में भी कोई योजना लागू नहीं की गई, यानी आच्छादित यानी ऐसे टाइम जिनमें कोई भी योजना नहीं आई, ऐसे कितने हुए, तो देखो 3 साल यहां पर हो गए, चौथा यहां पर, पांचवा यहां पर, ठीक है। और 7वीं योजना के समापन पर 1990 से लेकर के 1992 तक भी 2 वर्ष का अंतराल रहा। तो तीसरी योजना और चौथी योजना के बीच में 3 साल का गैप रहा। पांचवी और छठी योजना के बीच में पांचवी और छठी योजना के बीच में 2 साल का गैप रहा, और 7वीं और 8वीं योजना के बीच में 2 साल का गैप रहा। तो टोटल 7 वर्ष ऐसे थे जिनके अंदर हमारे पास योजनाएं नहीं थी, अनाच्छादित यानी जब कोई भी योजना नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया। वो कौन सी योजना थी जिसमें गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम यानी पाप, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, पाप को शुरू किया गया। तो ये थी हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर गरीबी के ऊपर बात की गई थी। वो जब आप लिस्ट याद करोगे तो उसके अंदर आराम से पता चल जाएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय, छठी, तो ये हो गया हमारा 5वीं। ये 5वीं का मॉडल था, ठीक है। अगर आप लोगों को ये लिस्ट मिल जाती तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं मिलती मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं खुद से ये लिस्ट बना करके एक बार पूरी की पूरी आपके साथ डिस्कस कर लूंगा कि कौन सी योजना कब रिलीज हुई, कब से कितने टाइम तक रही, उनके हेड कौन थे, उसका मॉडल क्या था, ये सारी चीजें डिस्कस कर लूंगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पहली बार गरीबी निवारण उद्देश्य के साथ गरीबी वर्ग के उन्मूलन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 47, विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया। विकास केंद्र यानी कि डेवलपमेंट सेंटर की अगर हम बात करते तो ये कौन से के अंदर आया गया था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो विकास केंद्र की अगर हम बात करते तो ये आया था हमारा चतुर्थ के अंदर, चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के उद्देश्य के साथ विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई। यद्यपि विकास क्षेत्र उपागम का प्रारंभ चौथी योजना में हुआ, तथापि इस पर विशेष बल 5वीं योजना में दिया गया, यानी शुरुआत चौथी योजना में हुई लेकिन मेन फोकस जो किया गया वो 5वीं में किया गया। संसाधन आधारित कार्यक्रम, समस्या आधारित कार्यक्रम, लक्षित समूह उपागम, प्रोत्साहन दृष्टिकोण और व्यापक क्षेत्र उपागम आदि विकास केंद्र के उपागम के घटक थे। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। क्वेश्चन नंबर 48, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना को संकल्प लिया गया, यानी कब बोला गया कि भैया ऐसा है कि हमारा ढांचा जो समाजवादी होना चाहिए, यानी सोशल होना चाहिए। तो ये था हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना, समाजवादी ढांचा था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली। यह प्रयोजन प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मूलभूत उद्देश्य औद्योगिकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ करना था, बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना था। वर्ष 1956 में घोषित औद्योगिक नीति यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में समाजवादी ढांचे के
ढंग से समाज की स्थापना को स्वीकार किया गया, यानी कि औद्योगिक नीति को बढ़ा रहे थे, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे वर्क कर रहे थे। तो हाँ, उसमें कहा गया कि भैया सामाजिक आपको चाहिए, आपको सोशल वैल्यूज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 49। अब हमसे डायरेक्ट पूछ दिया है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा बजट का कितने प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा को विनियोजित किया गया। देखो, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो ये बहुत डीप क्वेश्चन चला जाता है आपका कि बजट का कितना हिस्सा कब आना चाहिए। ये तो तभी हो सकता है जब आप क्या करते हो, आप बजट पढ़ के रखते हो, सारे बजट आपको पता हो, तभी आप ये काम कर सकते हो, उससे पहले तो आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो 2001 की बात हो रही है और उस टाइम पे हमसे 9वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा गया है। तो अगर आपको पता हो तो मैं बता दूं कि 1997 से लेकर के आई थिंक 2002 तक हमारी 9वीं थी, 10वीं, फिर 11वीं, हाँ 12वीं, हाँ ये हमारा था। तो यानी कि जिस साल ये योजना चल रही थी उसी साल की बात की गई है। तो अभी भी आप अगर करंट की बात करोगे, करंट पे ध्यान रखोगे, तो एक तो आपको याद रखनी पड़ेगी 2017 वाली, क्योंकि वो लास्ट है, तो उसका आपको याद होना चाहिए। और प्लस अभी जो 15 साल की बनी हुई है उनमें कोई चेंज आता है तो वो आपको पता होना चाहिए। तो अब तो वैसे भी बजट हर साल पढ़ते ही हो, बजट सर्वेक्षण वगैरह पढ़ते ही हो, तो वो कोई दिक्कत है नहीं। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा बजट का कितने प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा को विनियोजित यानी एलोकेटेड किया गया है। तो अगर इसकी बात करता हूं तो ये था क्वेश्चन 58%। शिक्षा बजट को 9वीं पंचवर्षीय योजना में 58% के बारे में दिया गया कि 58% जो है आप दे रहे हो। वहीं क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी द्वारा स्वीकृत 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु प्रस्तावित परिकल्पना पत्र में विकास का निर्दिष्ट लक्ष्य क्या है, यानी कितने का टारगेट रखा गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर। हमारे ऑप्शन है 7%, 8%, 9% या 10%। 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था 9% का, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु प्रस्तावित दृष्टिकोण पर सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 9 से 9.5% तक का लक्ष्य रखा गया था। यद्यपि 27 दिसंबर 2012 को राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति दिए जाने के साथ इसके तहत औसत वार्षिक दर के लक्ष्य को घटाकर 8% का और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में विकास दर को 4%, औद्योगिक क्षेत्र को 7.6% और सेवा क्षेत्र को 9% कर दिया गया था। यानी शुरुआत की गई थी 9 से 9.5% होना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे प्लान आगे बढ़ा लोगों समझ आ गया भैया 9 से 9.5% नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने 8%, 4% इस तरीके से बांट दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन की वृद्धि की वृद्धि दर अनुमानित थी। हमने अभी पढ़ा है, देखो ये कृषि एवं संबंध क्षेत्र विकास दर का 4% का लक्ष्य रखा गया, पता है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 4%। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन वृद्धि की दर 4% के स्तर का अनुमानित था। 2014 का क्वेश्चन है। ये अच्छी बात है कि ये करंट ही आते हैं, तो ये ज्यादा अच्छा है। फिर क्वेश्चन नंबर 52। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि तथा एवं सहायक क्षेत्रों के लिए निम्न में से एक औसत विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। फिर से वही वाली बात आ गई, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र या सहायक क्षेत्र 2018 का है, सेम 4% हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक। अक्टूबर 2012 में भारत सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से 17 के दस्तावेज के मौजूदे, सॉरी क्या पढ़ रहा हूं मैं, मौजूदे क्यों पढ़ रहा हूं, के दस्तावेज के मसौदे को स्वीकृति प्रदान की थी। ओके, इसमें 8.2% की वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर का लक्ष्य तय किया गया। अन्य बातों के अतिरिक्त 12वीं योजना में कृषि एवं संबंध क्षेत्र के लिए वार्षिक औसत दर 4% हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक। वही क्वेश्चन नंबर 53 की अगर हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सा 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। फिर से वही बोला कि 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, तो 2012 से 17, ये तो हम बार बार पढ़ चुके हैं। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन एक बार पहले भी आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का। अगर मेंस में ऐसा सवाल आता है तो इंसान तो मतलब दिल से खुश हो जाए। तो 2012 से 2017 ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल वर्ष 2012 से 17 था। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी द्वारा 27 दिसंबर 2012 को 12वीं पंचवर्षीय योजना की स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें औसत वार्षिक दर जो है का पूर्व 8.2 से संशोधित कर 8% कर दिया गया था। कि पहले बोला गया कि 8.2% होनी चाहिए, पर बाद में बोला गया नहीं 8% ठीक है।
अगेन सेम क्वेश्चन है, निम्नलिखित तो ऐसा 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक रही है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना सीधी बात है 2012 से 2017, बी हमारा करेक्ट आंसर है। 2012 में ये क्वेश्चन कई जगह पर पूछा गया था क्योंकि आपकी नई योजनाएं आ रही थी। 55 क्वेश्चन नंबर 55, 12वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से किस भेद में सबसे अधिक धनराशि विनिहित है? सबसे ज्यादा कहां पर खर्च की गई राशि है, वही हो गया ना, सबसे ज्यादा खर्च कहां पर की गई है। तो हमने अगर पढ़ा हो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई थी उसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समपोषणीय विकास या अंतर पोषणीय विकास है ना, उसकी बात हुई थी। तो इसके हिसाब से ऊर्जा मद पर तो नहीं होगी, परिवहन पर नहीं होगी, सामाजिक मदों पर होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, ग्रामीण विकास पर सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ पे हुआ था? सामाजिक मदों पर। 12वीं पंचवर्षीय योजना के में सर्वाधिक धनराशि सार्वजनिक सामाजिक सेवाओं की मद में विनिहित की गई। इसमें कुल 26,64,843 करोड़ रुपए विनिहित किया गया है, जो कुल परिव्यय का 34.7% होगा। अगर क्षेत्र के हिसाब से हम बात करते हैं तो कृषि के लिए 3,63,000 जो कि टोटल खर्चे का 4.7, ग्रामीण विकास के लिए 4,57,000 जो कि टोटल का 6%, ऊर्जा में 14,38,000 जो 466 जो कि पूरे का 18.8%, परिवहन 12,04,172 जो कि पूरे का 15.7% है, संचार 80,984 करोड़, करोड़ में है ना, जो कि 1.1%, और सामाजिक सेवाएं जो है वो 26,64,000 जो कि टोटल का 34.7% है, यानी सबसे ज्यादा हिस्सा इसी में है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के के अवधारणा दस्तावेज का केंद्र बिंदु है तीव्र धारणीय और अधिक समावेशी विकास, यानी फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये इसका हेडिंग थी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 56, 12वीं पंचवर्षीय योजना के सरकारी प्रपत्र के अनुसार इस योजना में सर्वाधिक व्यय होगा। अभी हमने पढ़ा सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ हुआ है? सामाजिक सेवाओं पे। पढ़ने की जरूरत है? वैसे भी मैंने बोला था कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा था, तो सामाजिक पे होगा, सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ होगा? सामाजिक पे। वित्तीय सेवाओं पर नहीं होगा, कृषि पर नहीं होगा, मत्स्य पालन पर नहीं होगा, सामाजिक सेवाओं पर होगा, बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 2014 का क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन इसमें सबसे ज्यादा उसी टाइम पे आए हुए हैं क्योंकि 2017 के बाद से तो ज्यादा क्वेश्चन आने का मतलब ही नहीं, मतलब कि पंचवर्षीय योजना क्लोज हो गई थी। 18-19 में आया होगा क्योंकि 17 करंट था उस टाइम पे। समावेशी विकास और गरीबी न्यूनीकरण नहीं, ये नहीं था। समावेशी विकास और धारणीय विकास नहीं, धारणीय विकास ये उसके अंदर था, 11वीं के अंदर था। बेरोजगारी हटाने हेतु धारणीय विकास और समावेशना, बेरोजगारी की तो बात ही नहीं हुई थी। तीव्रतर धारणीय और ज्यादा समावेशी विकास, बिल्कुल यही करेक्ट आंसर है, डी करेक्ट आंसर है, यही है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 का मुख्य उद्देश्य तीव्र धारणीय और अधिक समावेशी विकास है। उल्लेखनीय है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 के मुख्य उद्देश्य तीव्रतर समावेशी विकास, यानी कि अगर हम 12वीं की बात करें तो 12वीं में क्या क्या था? तीव्र धारणीय और अधिक समावेशी। लेकिन 11वीं में क्या था? 11वीं में तीव्रतर तो था लेकिन समावेशी था, ये धारणीय छोड़ रखा था इन्होंने, धारणीय इन्होंने हटा दिया था। ठीक है, तो सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ जो था वो तो था हमारे 11वीं के साथ, जो कि 2011वां हमारा कब से चला था? 2007 से 2012। तो इसके अंदर इंक्लूसिव ग्रोथ तो थी लेकिन इसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं थी। वो कब जोड़ी गई? 2012 से 17 वाले में, जो कि हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? देखो सेम वही दिया गया है। तो 12वीं और 11वीं में जो सबसे बड़ा अंतर यही था कि 12वीं में धारणीय विकास था लेकिन 11वीं में धारणीय विकास नहीं था, सिर्फ समावेशी समृद्धि थी, धारणीय नहीं था। सामाजिक न्याय और के साथ आर्थिक समृद्धि इसकी तो बात ही नहीं हुई थी। आर्थिक समृद्धि के एवं मानवीय विकास बिल्कुल नहीं हुआ था। अधिक तीव्र एवं ज्यादा समावेशी समृद्धि ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि धारणीय जो है ये 12वीं का हिस्सा है। ठीक है, 2018 का क्वेश्चन था इसलिए ताकि अभी आपका रिसेंट खत्म हुआ था आपको उसके एक पीछे का याद हो। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है।
11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2007 से 12 था। इस योजना में सर्वाधिक जोर अधिक तीव्र और ज्यादा समावेशी फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ पर दिया गया था, जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्रता के साथ धारणीय तथा अधिक समावेशी समृद्धि फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ पर दिया गया था। इसका वर्ष 2012 से 17 था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य भाव है, यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करते तो उसमें मेन बात क्या कही गई है? तो मानव संसाधन विकास नहीं, सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ बढ़ोतरी बिल्कुल नहीं, मानव कल्याण नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है, डी करेक्ट है 2010। तीव्रतर एवं अधिक सम्मिलित वृद्धि, जो हमने ऊपर अभी पढ़ा है कि उसमें सिर्फ फास्ट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ थी। क्वेश्चन नंबर 60, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दिशा निर्देश पत्र का प्रकरण रहा है, यानी वो किस चीज के बारे में बात करता होगा, दिशा निर्देश किसके बारे में देता होगा? अभी सूचक नियोजन नहीं, सामाजिक न्याय बिल्कुल नहीं, खुशहाली के लिए नियोजन बिल्कुल नहीं, ऊपर ही पढ़ा था तीव्र तथा समावेशी विकास की ओर। 2008 का क्वेश्चन है, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यानी आपको बस यही याद रखना है कि 11वीं और 12वीं में जो सबसे बड़ा फर्क है, तीव्र दोनों है, समावेशी विकास दोनों है। 12वीं में धारणीय विकास आ गया, 11वीं में धारणीय विकास नहीं था। बस यही आपको एक पॉइंट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 61, सरकार के अनुमानों के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत संरचना के लिए आवश्यक निवेश का आकार होगा, यानी सरकार ने एक अनुमान लगाया था कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितना आधारभूत संरचना जो होती है, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो होती है, उसके ऊपर कितना खर्चा किया जाएगा। 2014 का यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, 100 बिलियन, 250 बिलियन, 500 मिलियन या 1000 बिलियन। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में 1000 बिलियन खर्च कर देगा था। सरकार के अनुमानों के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत संरचना के लिए आवश्यक निवेश 55.7 लाख करोड़ रुपए, लगभग $1 ट्रिलियन अथवा 100,000 बिलियन डॉलर रहने का अनुमान है इसलिए लिखा है क्योंकि 2014 का क्वेश्चन और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 तक थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, 8वीं पंचवर्षीय योजना में निवेश परिव्यय की कुल राशि कितनी होगी, यानी 8वीं पर कि निवेश के लिए कुल कितना खर्चा किया जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना में, जो कि 1992 से 1997 तक थी, आई थिंक, हाँ 1992 से 1997 तक। ठीक है। 7,98,000 करोड़, 6,85,000 करोड़, 7,67,000 करोड़ या 6,93,000 करोड़। 1992 और 94 दोनों में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये तो 7,98,000 करोड़। 8वीं पंचवर्षीय योजना में कुल परिव्यय 8,71,000 करोड़ रुपया प्रस्तावित था, जिनमें से 7,98,000 करोड़ निवेश के लिए था। 8,71,000 टोटल था, जो 798 सिर्फ निवेश के लिए था। 93,000 करोड़ रुपया चालू खर्च अथवा अर्थात पूर्व योजनाओं में सृजित संपदाओं के यानी जो पहले से योजनाएं बनी हुई थी उनके रख रखाव पे खर्चा करने के लिए था 93,000 करोड़। क्वेश्चन नंबर 63, 8वीं पंचवर्षीय योजना में लोक क्षेत्रक परिव्यय के वित्त पोषण का सबसे बड़ा स्रोत है, यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना की अगर मैं बात करता हूं तो लोक क्षेत्र लोगों के लिए जो सामाजिक जो सबसे ज्यादा खर्चा किया गया वो किस चीज पे किया गया? वर्तमान राजस्व की शेष राशि, लोक उद्यमों का अंशदान, सरकारी ऋणादान या घाटा विनिधिकरण। तो लोक क्षेत्र के लिए वित्त पोषण का सबसे बड़ा स्रोत था वो सरकारी ऋणादान था। ठीक है। 1995 का क्वेश्चन है, 8वीं परियोजना जो कि 1992 से 97 तक थी। 8वीं परियोजना का सार्वजनिक क्षेत्र में कुल निवेश 4,34,100 करोड़ रुपए में सरकारी ऋणादान 2,02,255 करोड़ रुपए, कुल निवेश का 46.6% प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जो वित्तीयन के अन्य सभी स्रोतों से सबसे अधिक था। यानी ये बोला गया कि भैया सरकारी ऋणादान से इतना पैसा हमें इकट्ठा कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना का आकार क्या है? यानी कि अगर पैसों के हिसाब से बात करूं तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2007 से 2012 तक चली है, उसका आकार कितना है? अगर आकार की बात करता हूं तो देखो ऐसे में नॉर्मली सबसे बड़ी रकम जो होती है वही हो जाती है, बट फिर भी एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। 36 नहीं सॉरी गलत हो रहा है, 3,64,471 करोड़, 36,447 करोड़ रुपए, ओके, 36,44,718 करोड़ रुपए या फिर 36,44, 3 करोड़ पहुंच गया,
3,64,47,185 करोड़ रुपए। तो जो करेक्ट है वो है 36,44,718 करोड़ रुपए। 11वीं पंचवर्षीय योजना का टोटल ये था। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 का आकार 36,44,718 करोड़ रुपए रखा गया, जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से 17 तक का था उसका आकार 80,50,123 करोड़ रुपए था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, सातवीं पंचवर्षीय योजना मार्च 1990 में समाप्त हुई। आठवीं पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? देखो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन बोला हुआ है, ट्रिकी क्वेश्चन के तौर पर दिया गया है कि 1990 में शुरू हुई। बच्चा सोचेगा कि अरे एक खत्म हुई तो दूसरी 1991 से शुरू हो गई होगी ना, लेकिन यहीं पर सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सातवीं और आठवीं योजना के बीच में 2 साल का गैप था। तो चूंकि ये 2 साल का गैप था तो ये शुरू हुई थी 1992 में। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 में शुरू हुई थी। तो अप्रैल 1990 नहीं हो सकता, जनवरी 1991 नहीं है, सितंबर नहीं है, ये हमारा करेक्ट आंसर है अप्रैल 1992। 96 में ये क्वेश्चन पूछा गया। बहुत ही सिंपल सा ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं आपको एक ऐसे ही बता देता हूँ। देखो आप तो जब भी याद रखोगे, हमारी 12 पंचवर्षीय योजना है। पहला ब्रेक लगा था तीसरी और चौथी के बीच में, ऑड नंबर के बाद ब्रेक लगा है। मैं बता देता हूँ, तीसरी के बाद ब्रेक लगा है, पांचवी के बाद ब्रेक लगा है, सातवीं के बाद ब्रेक लगा है। तीसरी के बाद लगा था 3 साल का, यहां पर लगा था 2 साल का, यहां पर लगा था 1 साल का। ठीक है, 1 साल का ब्रेक लगा था क्योंकि 1 साल वो हुआ था ना हमारा 1978 से 79 तक। फिर 79 से लेकर के 80 तक कुछ हुआ नहीं था, इसीलिए 80 में स्टार्ट किया गया था। 79 से 80 कोई गैप था नहीं, बट बोला जाता है ये एक ही। ठीक है, तो 2 साल का गैप हमारा टोटल हो गया, और इसीलिए हमारे 7 ऐसे साल होते हैं जिसके अंदर कोई भी योजनाएं नहीं बनी है। 1978 से यहां पर भी हो गया ना। ठीक है, तो ये हमारा टोटल है। तीसरे, पांचवें और सातवीं योजना के बाद हमारे ब्रेक लगे हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90, 31 मार्च 1990 को समाप्त हुई। सातवीं पंचवर्षीय योजना के समापन पर 2 साल का अंतराल के बाद आठवीं योजना 1 अप्रैल 1992 को प्रारंभ हुई, जिसकी अवधि 31 मार्च 1997 तक ही थी। वहीं 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक लागू हुई थी। ओके, तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहां पर एंड कर रहा हूं। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 65 तक किए हैं, जो कि टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास 80 क्वेश्चन मुझे और पढ़ाने हैं, तो मैं 40-40 के 2 वीडियोस और ले आऊंगा, 2 अलग अलग पार्ट ले आऊंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्यों नहीं कर रहे हो चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो देखनी चाहिए और लोगों तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए और लोगों तक ये वीडियोस पहुंचनी चाहिए, उनकी भी हेल्प होनी चाहिए, तो प्लीज वीडियो को शेयर करें। बाकी मेरे लिए आपके पास कोई एडवाइस है, कोई सजेशन है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, ताकि मैं अपने वीडियोस को और इंटरेक्टिव बना सकूं। मैं इस पीडीएफ का लिंक और वीडियो का प्लेलिस्ट, जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 7 तक करवा रखा है, उस प्लेलिस्ट का लिंक और ये जो हमारी पीडीएफ है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक स्टे ट्यून, बी सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर योर टाइम।